नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। सामान्यतया कोई भी विमान हादसा यदि होता है तो वो बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट श्रेणी में आता है। कार का भिड़ जाना, बस का भिड़ जाना, जहाजों का पानी में डूब जाना, रेलों का आपस में टकरा जाना, तुलनात्मक रूप से हवाई जहाज से होने वाली दुर्घटनाओं की तुलना में काफी ज्यादा कहे जाते हैं। कहा जाता है कि हवाई जहाजों का भिड़ना या हवाई जहाजों का गिरना ये रेयरेस्ट घटनाओं में शामिल है। इसी कारण से सिविल एविएशन जो डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हम लोग बहुत बिल्कुल मतलब गलती ना के बराबर करके चलते हैं। दुर्घटनाएं 0.001 के आसपास नापी जाएं, हम इतनी कम दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इसलिए फ्लाइट की जर्नी को सेफेस्ट जर्नी करार दिया जाता है। लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा इस तरह से प्रमोट की जाती हो कि ये सेफेस्ट है और उसी दौर में महज 3 या 4 दिन के अंतराल में आपको 2 विमान हादसे सुनने को मिल जाएं, तो फिर दिमाग में तमाम प्रकार की चिंताएं उठना लाजमी होता है। एक घटना 25 दिसंबर को हुई थी, लेकिन आज मैं इसे कवर कर रहा हूं, बहुत लेट हो चुका है, लगभग 4 दिन बीत चुके हैं। इसके पीछे का कारण है कि आज सुबह सुबह फिर एक खबर पढ़ ली कि साउथ कोरिया के अंदर एक विमान हादसा हुआ है और उसमें भी लोग मारे गए हैं। तो चूंकि सीक्वेंस में विमान हादसे हो रहे हैं, तो ऐसे में विमान हादसा भी अपने आप में एक चर्चा का विषय हो जाता है। तो शुरुआत आज में हम लोग जो 25 तारीख को विमान हादसा हुआ उसके कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि सिविल जो एविएशन डिपार्टमेंट है वो इन हादसों को कैसे देखता है वो उनका नजरिया है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस हादसे ने, जो कि 25 दिसंबर की रात को हुआ, अजरबैजान से रूस जा रही एक फ्लाइट का, जिसमें जो सवार यात्री थे उसमें लगभग आधे यात्री मारे गए, आधे लगभग बचा लिए गए। यह हादसा क्यों हुआ और इस हादसे में पुतिन का क्या कनेक्शन है, इस हादसे पर पुतिन माफी क्यों मांग रहे हैं और जेलेंस्की पर दोष क्यों दिया जा रहा है। जब उड़ी फ्लाइट अजरबैजान से है, जा रही रूस है और गिरी कजाकिस्तान में है, तो 3 देश अलग अलग हैं, तो इनकी क्या गलती है? आज के सेशन में हम यही चर्चा करने वाले हैं। ये वो फ्लाइट हादसा है जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है। ये आधी कटी जो फ्लाइट आपको दिख रही है, जो हेडलाइंस में है, ये बड़े हेडलाइंस तब कवर ज्यादा कर रही है जब पुतिन इस बात पर माफी मांग रहे हैं। पुतिन कह रहे हैं कि आई एम सॉरी। भैया क्यों सॉरी? क्या आप मार दिए थे क्या इसको? हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितनी भी प्रकार की खबरें चल रही होती हैं उस पर हम लोग बहुत जल्दी अपडेट आप लोगों को हमारे ट्विटर हैंडल पर दे देते हैं। लगभग 2.5 लाख के आसपास लोग हमें यहाँ फॉलो करते हैं। अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है और हमने 25 दिसंबर के दिन ही आपको इस बारे में बता दिया था कि इस तरह से लगभग 72 के आसपास यात्री सवार थे और एक फ्लाइट इस तरह से जा रही थी। उसका वीडियो भी आया था, वो वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। और इसमें 38 यात्री जो सवार थे उनके मारे जाने की खबर सेम डे ही आना शुरू हो गई थी। तो अब फिलहाल जो फ्लाइट कजाकिस्तान में गिरी, तो मैं इसका पूरा सीक्वेंस भी बताऊंगा। अजरबैजान से उड़ी, रशिया जा रही थी, रशिया के चेचन्या नामक स्थान में गौजनी नामक जगह पर जा रही थी और जाते समय वहां पर लैंड नहीं कर पाई, तो फिर वो दूसरे देश कैस्पियन सागर क्रॉस करके दूसरे देश गई, अजरबैजान और कजाकिस्तान, और कजाकिस्तान में जाकर के अक्ताऊ नामक स्थान पर गिरी। तो ये घटना जो है वो करीब 12:30 बजे के आसपास हुई और जो विमान था एम्ब्रेयर 190 वो इसमें गिरा। ये तस्वीर दिखा रही है कि ये किस तरह से स्ट्रेट तरीके से जमीन पर आकर के और धड़ाम से जमीन से टकराती है और आग का गोला बन जाती है। ये बड़ा ही विघ्नकारक घटना होती है। कहते हैं कि गिरने से पहले जब ये फ्लाइट उड़ रही थी उस समय बैठे यात्रियों को यह पता लग गया था कि यह विमान टकराएगा या बर्बाद होगा। ऐसे में उन यात्रियों के द्वारा विमान में तस्वीरें बनाई गई, वो वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। खैर, दुर्घटना हुई तो दुर्घटना हमेशा बहुत हृदय विदारक होती है और उससे निश्चित ही आपके अंदर वेदना जागृत होती है और कभी आप ऐसी परिस्थिति में ना पड़े इसकी चिंता होती है कि यार काश ऐसा ना तो अपनों के साथ हो ना किसी और के साथ हो। तो ऐसी दुर्घटनाएं निश्चित ही आपके मन में कई प्रकार की चिंताएं को जन्म देती हैं। वही है कि जब चिंताएं होती हैं तो इंसान सोचता है कि इनसे बच कैसे सकते हैं। तो बचने के क्रोनोलॉजी में क्या फ्लाइट में कोई खराबी आ गई थी? क्यों? क्योंकि जब ये फ्लाइट गिरी तो थ्योरीज निकल के आने लगी कि फ्लाइट गिरने के बड़े कारण क्या हैं। बड़े कारणों में निकल के आया कि इस फ्लाइट में कोई पक्षी आकर टकरा गया था। तो आपके अंदर भी एक डर बैठ जाएगा। वैसे ही बहुत सारे आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो फ्लाइट में बैठने से घबराते हैं कि नहीं मुझे फ्लाइट में नहीं बैठना, और उनका अपना लॉजिक होता है कि फ्लाइट में है ना कुछ भी हो सकता है कभी भी। और ऐसे में आपको यह बताया जाए कि नहीं भाई ये फ्लाइट
किसी पक्षी के टकराने से नहीं थी, कुछ और कारण था, तब जाके संभवतया आपको विश्वास बढ़े। हालांकि मुझे एविएशन इंडस्ट्री की तरफ से ये वीडियो बनाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी एक सिविल नागरिक होने के नाते आपके दिमाग में उस प्रकार की जो स्थितियां इस न्यूज को पढ़ने के बाद बनी थी उनको चर्चा में लाना चाह रहा हूं। तो हुआ ये कि कहा गया कि इस विमान के साथ कोई पक्षी आकर टकरा गया है, जिसकी वजह से ये गिर गया। अब इसको एक बार मैप पर देख लेते हैं, ये घटना कहां की है। तो देखिए यहां आपको एक सागर दिखाई देता है जिसका नाम कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर जो कि ईरान के उत्तर में है और कजाकिस्तान के दक्षिण में है। इस ईरान के उत्तर वाले जो कैस्पियन सागर है, इसी के किनारे बसा है एक देश अजरबैजान, जिसकी राजधानी है बाकू। बाकू से एक फ्लाइट 25 तारीख को उड़ती है और उसे रूस के एक हिस्से, जिसका नाम आप कह सकते हैं चैचन्या नामक क्षेत्र है, यहां का एक क्षेत्र है ग्रोजनी, वहां उसे जाना था। फ्लाइट से इसकी डिस्टेंस लगभग 500 किलोमीटर के आसपास है। घंटे भर के अराउंड की फ्लाइट थी। यहां से यह फ्लाइट उड़कर यहां जानी थी। तो यहां से यहां जानी थी, तो बिल्कुल जनरली ऐसा होता है कि फ्लाइट्स जब उड़ती हैं तो वो लैंड पर से नहीं चलती हैं, वो जल्दी से पानी के ऊपर उड़ना शुरू करती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पानी के ऊपर उड़ती हुई फ्लाइट अपने आप को सेफ मानती है कि अगर कुछ हुआ तो इमरजेंसी लैंडिंग पानी में कराई जा सकती है। उसके दो फायदे हैं। एक, फ्लाइट जो है वो इस तरह से बनाई जाती है कि वो अगर पानी में उतरती हैं तो वो फिर भी यात्रियों को बचा सकती हैं। दूसरा, जमीन के ऊपर से उड़ना थोड़ा रिस्की होता है कि अगर गलती से गिरे तो जनरल जो जनता रह रही है, सामान्य जनता जो रह रही है, उसको क्षति पहुंच सकती है। इसलिए जनरली ऐसा देखा गया है कि जो भी फ्लाइट्स उड़ती हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर की, वो नजदीकी समुद्र ढूंढती हैं कि उसके ऊपर से उड़ के निकलना है। खैर, तो यहां से ये फ्लाइट उड़ी है और ये यहां से ग्रेजनी नामक जगह पर जाने के लिए जा रही है। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचती है, यहां पर ना उतर के वो वापस पलटी मार लेती है और वो यहां से इधर का रास्ता ना लेकर दूसरी तरफ का रास्ता ले लेती है। आप इस स्थान को देखें, ये पूरा कैस्पियन सागर है। कुल मिलाकर 5 देश हैं जो इसके साथ में बॉर्डर बनाते हैं और उन 5 देशों में से रूस जाती हुई ये फ्लाइट उसके जस्ट पूर्व में स्थित कजाकिस्तान के अक्ताऊ नामक स्थान की तरफ घूम जाती है। मतलब यहां जाना था, लेकिन यहां जाने की जगह इस समुद्र को क्रॉस करके इस तरफ आने लगती है और यहां आकर के यहीं पर एक और एयरपोर्ट है जिसका नाम अक्ताऊ पोर्ट है और उस अक्ताऊ पोर्ट पर आकर के ये चक्कर काटना शुरू होती है और ये इस तरह से उतरने के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है, 8 बनाकर प्रैक्टिस कर रही होती है, लेकिन यहां उतर नहीं पा रही होती है। अक्ताऊ पर उतर नहीं पा रही होती है। तो यहां से 2 बड़े प्रश्न निकले। पहला प्रश्न कि ये यहां गई थी तो दूसरे देश में क्यों चली गई? इसका मतलब यहां पर कोई मामला गड़बड़ा गया था। दूसरा, जब यहां से ये इधर गई है तो निश्चित ही इतना ही ट्रेवल इस तरफ किया है, इस तरफ करके भी वो लैंड नहीं कर पा रही है, तो क्या कजाकिस्तान ने उसको परमिशन नहीं दी थी उतरने की, इसलिए ये मसला हो गया? या फिर उसमें कोई ऐसी टेक्निकल मिस्टेक थी कि वो उतरना तो चाह रही थी लेकिन उतर नहीं पा रही थी? ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि वो उतरना चाह रही थी, नहीं उतर पा रही थी। इसका वीडियो निकल कर आया। वीडियो क्या निकल कर आया कि ये जो फ्लाइट है ना, ये इस तरह से चक्कर काट रही थी इस जगह पर और ये चक्कर काटते काटते मछली की तरह डुबकियां मार रही थी। मतलब यों ऊपर से नीचे आ रही है, फिर ऊपर चली जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है। तो 2 स्थितियां बनती हैं जो मतलब न्यूज में लिखा जा रहा है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं फ्लाइट का कि मैं आपको ये ज्ञान दे दूं। जो मैंने पढ़ा मैं वो सुना रहा हूं कि सुनने में इस तरह की घटनाएं आ रही है कि ये वो फ्लाइट है ना, पहले परमिशन मांग रही थी, परमिशन नहीं मिली तो फिर इसने ऊपर ले लिया, ऐसा भी होता है। और दूसरा, वो सेंस क्रिएट नहीं कर पा रही थी उतरने का, यानी कि मैं किस तरह से इस पर्टिकुलर जगह लैंड करूं। तो ऐसे में यह विमान जो ग्रोजनी जा रहा था वो इस तरह से अक्ताऊ की तरफ घूमता है, यहां चक्कर काटता है और 153 मिनट हवा में रहने के बाद में क्रैश हो जाता है। अब आपके दिमाग में फिर प्रश्न आएगा, 153 मिनट तक हवा में रहा तो कोई इसकी मदद क्यों नहीं किया? क्या इसने किसी को मैसेज नहीं भेजे? क्या इसकी तरफ से रूस को कोई मैसेज नहीं किया गया? ये यहां से तो उड़ चुकी थी, तो यहां से इसने कोई जानकारी किसी को साझा नहीं की? अक्सर ऐसा होता है जब फ्लाइट उड़ रही होती हैं तो जीपीएस के थ्रू ग्राउंड स्टाफ के साथ कनेक्शन में होती हैं, कनेक्टेड रहती हैं, और जब ग्राउंड स्टाफ के साथ कनेक्टेड रहती हैं तो यह हो सकता है कि कनेक्शन लूज कर गई, कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से इसे इधर जाना पड़ा। असल मुद्दा तो यह है कि ये यहां क्यों नहीं उतरी। इसके पीछे जितनी भी थ्योरीज चल रही हैं, उन्हीं थ्योरीज में से एक थ्योरी है कि हो सकता है कि रूस का जीपीएस जाम हो गया हो। जीपीएस जाम क्यों हो गया हो?
तो असल में रूस के साथ एक इन दिनों चक्कर चल रहा है, और वो क्या चक्कर चल रहा है आप इधर देखें। यहां पर आपको रूस दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ आपको ये वाला जो क्षेत्र है ये यूक्रेन का दिखाई दे रहा है। यूक्रेन आजकल इस क्षेत्र को क्रॉस करके इन क्षेत्रों में गोले बरसा रहा है, मतलब ब्लैक सी क्रॉस करके रूस के अंदर गोले कहीं पर भी, और वो गोले बरसाने का तरीका ढूंढ लिया। क्या? पुतिन ने धमकी दी थी इनको कि तुम लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं चलाओगे, इनने कहा नहीं चलाएंगे, लेकिन ड्रोन के लिए तो तुम नाराज नहीं होगे। तो इन्होंने आजकल ड्रोन हमले करना शुरू कर रखा है, और मैंने आपको एक दो वीडियो भी दिखाए, पहले सेशन भी किया है कि यूक्रेन रूस के अंदर घुस करके ड्रोन हमले कर रहा है। तो ड्रोन इनके कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, जैसे यूक्रेन से निकल करके ड्रोन कजान नामक शहर में पहुंच गया था, लगभग बॉर्डर से 1100 किलोमीटर दूर। तो इन शहरों में इन दिनों ड्रोन हमले हो रहे हैं। तो जिस समय ये फ्लाइट पहुंचने वाली थी उस समय यूक्रेन की तरफ से इस क्षेत्र पर ड्रोन हमले हो रहे थे। और जब ड्रोन हमले होते हैं तो उनको रोकने का दो तरीका होता है। पहला, ड्रोन को सिंपल गोलियों से बस्ट किया जाए, मतलब मिसाइल चला के तो मारोगे नहीं, वो ₹1,50,000 का ड्रोन है, 1 करोड़ का ड्रोन होगा, उसको मारने के लिए आप 10 करोड़ की मिसाइल थोड़ी चला दोगे, तो किफायती नहीं होता। इसलिए ड्रोन को मारने के लिए तरीके ढूंढे जाते हैं। एक तरीका होता है ऊपर से जाकर जाल फेंक दो उसके ऊपर, दूसरा तरीका है जो आजकल अपनाया जा रहा है कि उस पर बस्ट ऑफ फायर खोल दो, बहुत सारी गोलियां फेंक दो एक साथ, छोटी छोटी गोलियां फेंक दो तो वो लड़खड़ा के गिर पड़ेगा। तीसरा तरीका होता है कि ड्रोन खुद भी किसी के इंस्ट्रक्शन पर चल रहा होता है, मतलब ड्रोन में इंसान नहीं होता है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल बोलते हैं, दूर से बैठा हुआ कोई चला रहा होता है। जैसे आपने शादियों में देखा होगा ना, कोई फोटोग्राफर कई बार आपका ड्रोन उड़ा उड़ाकर फोटो ले रहा होता है, तो इसका मतलब कोई दूर बैठा हुआ आदमी है जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उड़ने के। उसके जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो इंस्ट्रक्शंस कनेक्शंस के थ्रू आ रहे हैं। परीक्षा देने आप जब जाते हैं तो परीक्षा के केंद्र के आसपास जैमर लगा दिए जाते हैं, ताकि नकल करने वाला कोई विद्यार्थी अगर अंदर बैठा हो तो उस नकल वाले व्यक्ति को कहीं से रेडिएशंस ना आकर पहुंचे, कोई मैसेज आकर ना पहुंचे। ऐसे में इस ड्रोन तक मैसेज कहीं से आकर ना पहुंचे तो ये फिर दिशाहीन हो जाएगा। इसके लिए जैमर ऑन कर दिए जाते हैं, लेकिन वो जैमर सभी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को कंज्यूम कर जाते हैं, जिनमें से जीपीएस कनेक्शन की जो रेडिएशंस हैं वो भी खाई जाती हैं, और वो खाने से विमान दिशा भटक जाते हैं। क्योंकि असल मायने में कोई भी विमान लैंडिंग के लिए अगर आ रहा होगा तो उसे बहुत प्रिसाइजली सारी सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और जीपीएस कम्युनिकेशन मिलती रहनी होती हैं, क्योंकि वो एल्टीट्यूड, अल्टीमेटली विमान को जमीन थोड़ी दिख रही होती है, वो तो केवल स्क्रीन देखकर चल रहे होते हैं। आपको क्या लगता है पायलट उड़ाते हुए क्या क्या खिड़की में से यूं उतर के थोड़ी देखता है कि हाँ भाई आंधे आंधे, अपनी तरह गाड़ी थोड़ी चलाता है वो। उसकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होता है कि हम कौन से लैटिट्यूड पर हैं, कौन से एल्टीट्यूड पर हैं, किस हॉराइजन पर हम चल रहे हैं, ये सब उसको दिख रहा होता है। तो ऐसे में जब वो एल्टीट्यूड डाउन कर रहा होता है तो जीपीएस का कनेक्शन बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एल्टीट्यूड चल रहा है, कहां पर वो चल रहा है, तो ये सब चीजें उसको देखना जरूरी है, और वो उसको केवल कम्युनिकेशन के साधनों से दिखता है। तो कहा गया कि उस रात को यहां हमले हो रहे थे, और हमलों के केस में रूस वालों ने संभवतया जैमर ऑन कर दिए होंगे, जैमर ऑन किए होंगे और कुछ ड्रोन्स पर बस्ट किया होगा। और ऐसे में आती हुई ये वाली फ्लाइट, अच्छा ये वाली फ्लाइट भी छोटी फ्लाइट थी। छोटी फ्लाइट थी का मतलब, एक तो होता है बोइंग की जो फ्लाइट है अपनी जिनमें अपन उड़ते हैं, वो लगभग 250 यात्री लेके उड़ती हैं। ये छोटी फ्लाइट थी, इसमें 90 ही यात्री बैठ सकते थे। तो 90 फ्लाइट की जो फ्लाइट्स हैं वो छोटी फ्लाइट सी होती हैं, और छोटी फ्लाइट्स को ड्रोन जैसा ही दिखता है दूर से कि ड्रोन आ रहा है कोई, तो बोले इसको गलतफहमी में रात को उड़ा दिया गया है, ठीक है। इसीलिए पुतिन संभवतः माफी मांग रहे हैं कि भाई गलती से गलत चीज पर गोली चल गई, क्योंकि ड्रोन समझ के फ्लाइट उड़ा डाली। खैर इस बारे में थ्योरी अब निकल कर आ रही है। जो न्यूज थी उस समय की न्यूज पर तो केवल कयास लग रहे थे कि यहां पर यह हुआ है कि इनके साथ जीपीएस को जैम कर दिया गया है, और यहां पर इस तरह से ये सारी चीजें हुई हैं, ठीक है। एम्ब्रेयर नाम का विमान था, थ्योरी आई कि या तो पक्षी टकराया है या तकनीकी खराबी आई है, और तीसरा जो थ्योरी थी वो यही थी कि मॉस्को ने यानी रूस ने इसे मार गिराया है। अच्छा, ये जो थ्योरी थी कि मॉस्को ने इसे मार गिराया यानी रूस ने मार गिराया है, अजरबैजान भी यही मान रहा है कि अजरबैजान जिससे ये फ्लाइट उड़कर गई थी, क्योंकि जो यात्री मरे हैं उनमें अजरबैजान के यात्री भी शामिल हैं, मतलब इसके अंदर मरने वालों में रूस के यात्री भी हैं, तो 37 अजरबैजान के यात्री हैं। कुल 67 यात्री थे और 5 लोगों का क्रू था। तो ऐसे में 38 यात्रियों की मौत हो गई और 29 यात्री बच गए, 37 अजरबैजानी नागरिक और 16 रूसी नागरिक।
6 कजाकिस्तान के नागरिक और 3 किर्गिस्तान के नागरिक इस विमान में थे जिनकी मौत हो गई है। पायलट भी इसके अंदर मर गए हैं। 48 से ज्यादा मरी हुई में बड़ा सवाल यह बना कि साहब अजरबैजान को क्या लगता है कि ये जीपीएस कनेक्शन लॉस्ट हो गया या पक्षी टकरा गया, क्या लगता है? तो बात आती है कि अजरबैजान को भी यही लगता है कि मॉस्को ने उसे मार दिया है, क्योंकि अजरबैजान और यूएस ये दोनों ही बार बार इस बात पर ध्यान दिला रहे हैं कि भाई साहब सुनो, 100% इसके पीछे वेपन फायर है। वेपन फायर के क्या कोई प्रमाण मिले? क्या मिले? असल में क्या है कि जब ये फ्लाइट गिरी तो इसकी तस्वीरें आने लगी। उन तस्वीरों में इसके ऊपर वो छोटे छोटे बस्ट के निशान थे जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। वैसे छोटे छोटे जो छर्रे नहीं होते हैं कबूतर कौवा उड़ाने के लिए जो मारे जाते हैं, कुछ उस तरह के यहां पर बस्ट के निशान हैं इसके ऊपर। अगर आप बस्ट के निशान देख रहे हैं कि इसके ऊपर चलाया गया मल्टीपल के वो गोलियां चलाई गई हैं, तो ऐसे में, और वो ऐसा नहीं है कि धड़ 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 कोई चला रहा है, वो एक ही बार में स्प्रिंकल्स की तरह फेंक दिया गया है, क्योंकि ड्रोन को उड़ाना था कि जाओ एक साथ मरो। लेकिन वो इस पर भी पड़ गए, और वो इस पर पड़ गए ये अमेरिका वालों ने अजरबैजान वालों को बता दिया। अब आप पूछेंगे बहुत बेकार लोग हैं अमेरिका वाले। अरे भाई क्यों नहीं होंगे? अजरबैजान से हाल ही में ताजा ताजा मित्रता करने निकले हैं पुतिन। आपको याद हो तो अजरबैजान और आर्मेनिया नगोर्नी काराबाख क्षेत्र को लेकर झगड़ते रहते हैं। फिर से मैप पर आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं, थोड़ा डिटेल हो रहा है लेकिन इस बात को समझें आप। आर्मेनिया और अजरबैजान इन दोनों के बीच में इस जगह एक जगह है जिसका नाम है नगोर्नी काराबाख रीजन, उसको लेकर के कन्फ्लिक्ट रहता है, आपस में झगड़ते रहते हैं। और नगोर्नी काराबाख रीजन में आर्मेनिया को वेपन देता था आज तक रूस, और अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान समर्थित जगह हुआ करती थी, तो इसको पाकिस्तान और अमेरिका सपोर्ट किया करता। अमेरिका डायरेक्टली इस जंग में नहीं आया, पार्टी नहीं बना, लेकिन हां पाकिस्तान है तो अमेरिका भी साथ लगा हुआ है। अजरबैजान मूलतः यूएसएसआर का था, तो ऐसे में अजरबैजान जो है इसको हाल ही में रूस जो है वो साधने लग रहा है। जब रूस साधने लग रहा है तो अगस्त में, इसी अगस्त 2024 में जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो पुतिन जो है वो यहां आकर गए हैं। अजरबैजान की यात्रा की है पुतिन ने अभी अगस्त 2024 में, तो दैट वो अजरबैजान को अपने साथ ले सकें। ये ऑयल रिच कंट्री है, यहां पर ऑयल है, यहां की जो राजधानी बाकू है काफी डेवलप्ड सिटी है और यहां पर ऑयल प्रचुर मात्रा में है, तो पुतिन इन्हें साध रहे हैं। पुतिन एशिया के अंदर पड़ने वाले अधिकांश देशों को साध रहे हैं, उनमें ईरान भी शामिल है, तो फिर ये अजरबैजान भी जो कैस्पियन सागर से टच हो रहा है इसे भी शामिल है। इन सबको पकड़ के चल रहे हैं कि मैं एशिया की तो कम से कम पावर बनूं। जैसे ही यहां गोला फटा तो अमेरिका वालों को मजा मिला। अमेरिका वालों ने भड़काने के लिए अजरबैजानियों को कहा कि भाई साहब सॉरी आ रहा है मन में आपके लिए। बोले क्यों? लगता है कि आपका प्लेन ना पुतिन ने मार गिराया है। तो ऐसे में इनको भड़काने का काम अमेरिका कर रहा है। रशिया ने, अब ये अमेरिकी अखबारों में छपना शुरू हो गया कि रूस ने 28 तारीख कल के दिन बड़ी हेडलाइन रही है कि रूस ने ही इनका विमान मार गिराया था, ऐसा अमेरिकी ऑफिशियल्स कहने लगे। अब आप कहेंगे अमेरिका वालों को कैसे पता? तो देखो अमेरिका वालों को तो यह भी पता है ना कि यूक्रेन वाले जा रहे हैं ड्रोन मारने। तो देखो जब ड्रोन की न्यूज नहीं छपी तो किसी और की छपी, क्योंकि ड्रोन मारने गए थे ये तो रूस वालों को पता था, रूस वाले ड्रोन से बच रहे थे ये रूस वालों को पता, लेकिन रूस बच रहा था, बचते बचते किसी और को लिपटा दिया ये भी तो अमेरिका को पता, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के साथ चल रहा है। तो इसी कारण से रूस पर इल्जाम लगा। ये तस्वीरें बाहर निकलकर आई कि देखो बढ़िया फायर हुए हैं इस पर, और ये फायर के निशान हैं, और इसी के चलते हुए ये विमान धराशायी हुआ है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं जिन तस्वीरों को देखकर आप आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कुछ घनघोर मामला घटा था। ठीक है, डिफेंस एक्सपर्ट भी इसी बात को बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि रूस को ही इंटरसेप्ट करने के लिए इन्होंने जीपीएस जाम कर रखा था और अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर रखा था, जिसके चलते वो ये नहीं सर्च कर पाए कि ये, क्योंकि ड्रोन भी जो है ना अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिन्हें कहते हैं, वो होते तो हवाई जहाज जैसे ही हैं, छोटे हवाई जहाज है, बच्चों जैसे हवाई जहाज से लेके और खुद पूरे पूरे विमान जितने हो सकते हैं। तो ऐसे में उसे ड्रोन समझ में आया और उसने जीपीएस जैम होने के चलते इसे निशाना बना दिया, क्योंकि उस रात हमला हो रहा था। अब आप पूछेंगे नहीं साहब मुझको थोड़ी कम जचती है ये बात। जचनी चाहिए, क्योंकि मैंने अंकित इंस्पायर इंडिया पर 6 दिन पहले एक सेशन किया था जिस समय मैंने बताया था कि रूस पर यूक्रेन की तरफ से एक 9/11 जैसा हमला हुआ था, कुछ ऐसा। ये जो उड़ रहा है ना हवाई जहाज जैसा, ये भी ड्रोन ही है। ये जो जाके उड़ता हुआ दिख रहा है ना आपको, ये हवाई जहाज जैसा, ये ड्रोन है।
तो ऐसे हमले यूक्रेन इन दिनों पुतिन पर कर रहे हैं, यानी रूस पर कर रहे हैं। इनसे बचने के लिए रूस ने अब तैयारियां कर ली, उन तैयारियों में विमान शहीद हो गया। ठीक है, तो ये दोनों के बीच की रार है, मर कोई और गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन पुतिन ने इस बात के ऊपर दुख व्यक्त किया है, हालांकि इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। जिम्मेदारी ले ले तो फिर साहब आप इसके अंदर नुकसान भी भुगतान करो, फिर केस झेलो। उन्होंने कहा भाई मैं दुखी हूं, ये हुआ जो गलत हुआ, और ऐसे में इसके अंदर जो भी होगा हम जांच में सहयोग करेंगे। निश्चित ही जांच में सहयोग का मतलब यही है कि सांत्वना दे देंगे। तो अब जांच इस विषय पर होगी कि ग्रोजनी से दिक्कत ऐसे क्यों हुई, यानी चेचन्या ने इस न्यूज को या फिर इस हवाई जहाज को कैप्चर करते समय, पता लगाते समय गलती कहां कर दी थी कि भाई ये आ रहा है, इसका हमको मैसेज क्यों नहीं मिल रहा है। तो अब वो इस विषय पर जांच करवाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब सवाल यह है कि पुतिन माफी मांगकर बड़प्पन दिखाना चाह रहे हैं या कोई और कहानी है। तो देखो, बड़ी कहानी तो यह है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में पुतिन इन दिनों जैसे लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें अजरबैजान के साथ अगर रिश्ते बिगड़ते हैं तो साहब ये इनके लिए बड़ी चिंता का बात होगा। क्या ये ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ। देखो, जैसे ही ये 25 तारीख को दुर्घटना घटी, 26 तारीख की प्लान्ड थी इसकी अजरबैजान के राष्ट्रपति की यात्रा रूस के लिए। अब रूस के लिए प्लान्ड यात्रा थी और रूस की तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति का जाना बड़ी खबर होती, उन्होंने यात्रा कैंसिल कर दी। तो अजरबैजान के राष्ट्रपति ने जाना कैंसिल कर दिया कि साहब मैं नहीं जा रहा, मेरा तो विमान मार गिराया इन्होंने, तो उनका दौरा रद्द हुआ। तो पुतिन की मेहनत पर पानी फिरा, मेहनत पर पानी फिरा तो सॉरी तो बनती है भाई। जब उन्होंने कैंसिल किया तो सर्गेई लेवरोव ने, यानी कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने अजरबैजान के रक्षा मंत्री से बात की, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन किया, और इनसे बात करके दोनों मिनिस्टर्स के बीच में, दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच में बातचीत हुई कि भाई देखो ऐसा होता है, दुख मत रहो, आगे बात करेंगे। लेकिन इस बीच में कजाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें क्यों मारा। तो हमें क्यों मारा से मतलब, क्योंकि विमान जाकर कहां गिरा? कजाकिस्तान, दूसरे देश में। तो इन्होंने, पुतिन ने फिर कजाकिस्तान वालों से भी बात की कि देखो भाई, गिरा तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हारे लिए भी हमारे मन में भाव है। तो पहला कारण पुतिन इस वजह से कि भाई अजरबैजान से दोस्ती खराब ना हो, और दूसरा, जब रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है तो ऐसे में ऑलरेडी इन पर इतने सैंक्शंस लगे हुए हैं, इनके अपने देश भी इनके साथ सैंक्शंस लगा देंगे तो खेला हो जाएगा, और हुआ भी। रूस की तरफ जाने वाली अधिकांश फ्लाइट्स फिलहाल कैंसिल हो गई हैं, क्योंकि फ्लाइट्स वाले कह रहे हैं कि अगर रूस को यह भी नहीं पता है कि यह यात्री वाहन है या ड्रोन है तो फिर काय की सुरक्षा एजेंसी है इनकी। हाल ही में उन पर जब ड्रोन हमले हुए तब भी यह प्रश्न उठा, आप तो कहते हो कि आपके पास इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम है और आप ड्रोन हमलों से बच नहीं पा रहे हो, पहली बात। और अब आपका डिफेंस सिस्टम यह नहीं पहचान पा रहा है कि कौन सा अपना है और कौन सा दूसरा है, तो फिर काय का डिफेंस सिस्टम? कहीं ना कहीं तो सर फेलियर है। ये वही वाली बात है कि जैसे हमारे देश में अगर ट्रेन चलते हुए पटरी से गिरती हैं या ट्रेन टकराती हैं तो हम क्या बोलते हैं कि साहब काय का आधुनिकीकरण, मंत्री जी, रेल मंत्री जी कर क्या रहे हो आप। तो इसी तरह से रूस से पूछा जा रहा है कि भाई एक तरफ कह रहे हो हमारे पास इतना बढ़िया डिफेंस सिस्टम है, काय का डिफेंस सिस्टम, आप तो भिड़ जा रहे हो। तो ये कहानी निकल कर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि राइटली हुआ क्या था, ये कौन बताएगा, मतलब इनके बीच में हुआ क्या था, ये बताएगा कौन। तो अब इसका आंसर ये है कि ब्लैक बॉक्स रिकवर हो तो पता चले। न्यूज ये है कि दोनों ब्लैक बॉक्स, यानी जब फ्लाइट गिरने वाली होगी तो पायलट ने हर एक्टिविटी कवर की होगी, लिखा होगा, और जो भी सामने हुआ होगा लिखा होगा, मतलब जो बोला होगा वो सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब इस ब्लैक बॉक्स को खोलकर देखा जाएगा, इसमें चूंकि रिकवर हो चुके हैं तो इसमें उस समय हुई सारी बातें, जैसे ही उस पर बम पड़ा होगा तो निश्चित ही पायलट ने संपर्क साधते समय बोला होगा कि हमें निशाना बनाया गया है, वो इसके अंदर रिकवर होकर बातें आएंगी। हालांकि दुर्घटनाओं में जो ब्लैक बॉक्स रिकवर होते हैं उनमें जो बातें निकल कर आती हैं वो आप और हम तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन फिर भी इन देशों के पास तो पहुंच ही जाएंगी कि किसने क्या कहा था। ठीक है, बाकी आपको क्या लगता है अपनी राय करो कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बाकी अगर इंडियन पॉलिटी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं